नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रश्मि गोगर राजस्थान सरकार वेदांता के CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। इसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम बात कर रहे थे प्रकाश संश्लेषण की और हमने पढ़ा था पिछले वाले वीडियो में कि किस तरह से जो चक्रीय और अचक्रीय फास्फोरिलीकरण जो है वो क्रिया होती है, और ये दी थी जो आर्नन ने दी थी, है ना। और साथ ही में मैंने दिए थे आपको 2 असाइनमेंट के प्रश्न, तो आशा है आप लोगों ने उसके उत्तर लिख लिए होंगे। तो जल्दी से आप अपनी कॉपी ले आइए जिसमें आपने वो आंसर लिखे हैं, हम बात कर लेते हैं उनके ऊपर। प्रश्न थे, प्रकाश फास्फोरिलीकरण की खोज किसने की थी? तो प्रकाश फास्फोरिलीकरण की खोज आर्नन और उसके साथियों ने की थी। और प्रकाश संश्लेषण में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत जल है, यानी जल से ही हमको क्या प्राप्त होती है? ऑक्सीजन प्राप्त होती है। और आज हम जो बात करेंगे, आज हम बात करेंगे C3 चक्र की, है ना, जिसको कि केल्विन बेंसन चक्र भी कहते हैं, या फिर जो इसमें जो प्रोडक्ट काम में आता है पहला, है ना, अप्रकाशिक अभिक्रिया जिसको कहा जाता है। क्या हमने अभी तक बात की थी प्रकाशिक अभिक्रिया की, अब बात करेंगे अप्रकाशिक अभिक्रिया की। अप्रकाशिक अभिक्रिया का ये मतलब है, नाम से आपको लग रहा होगा कि इसमें प्रकाश जो है उसकी उपस्थिति नहीं होती। ऐसा नहीं है, प्रकाश की उपस्थिति ज़रूरी नहीं है, है ना। इसको क्या मतलब, ऐसा नहीं है कि भाई ये कहा जाए कि प्रकाश बिल्कुल ही नहीं होगा। केवल इतना कह सकते हैं हम कि प्रकाश की उपस्थिति जो है उसकी आवश्यकता ज़्यादा नहीं है। और इसमें क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बोहाइड्रेट में अपचयन के लिए इसका उपयोग अप्रकाशिक अभिक्रिया में स्वांगीकरण शक्ति का उपयोग किया जाता है। और यह अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में होती है। जबकि हमने प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रिया है उसके बारे में बात की थी, तो हमने देखा था कि वो ग्रेना पार्ट में होती है, हरित लवक के ग्रेना पार्ट में होती है, और अप्रकाशिक अभिक्रिया जो है वो स्ट्रोमा पार्ट में होती है। अब यहाँ पर प्रकाश की आवश्यकता तो नहीं होती, लेकिन यहाँ तापमान जो है वो बहुत मायने रखता है ना, यानी तापमान की बहुत अधिक आवश्यकता यहाँ पर होती है। और इसके अनुसार यहाँ पर तापमान गुणांक जो है Q10 बराबर 1, ये प्रकाशिक अभिक्रिया में होता है, जबकि यहाँ पर 2 से 3, है ना। Q10 जो है वो 2 या 3 होता है। अब हम बात शुरू करते हैं डार्क रिएक्शन की। तो इसकी सबसे पहले जो खोज की थी वो की थी ब्लैकमैन ने, इसे ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं, लेकिन इसकी जो पूरी क्रियाविधि थी वो बताई थी केल्विन ने और बेंसन ने। तो इसीलिए इसको केल्विन बेंसन चक्र भी कहते हैं, इसको खाली केल्विन चक्र भी कहते हैं, और इसको C3 चक्र भी कहते हैं। अब इसको जो C3 चक्र है वो क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं, ये प्रश्न आता है ना, आपसे पूछा जाता है कि इसे C3 चक्र ही क्यों कहते हैं। तो C3 चक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो पहला स्थायी उत्पाद है वो 3 कार्बन उत्पाद होता है ना, यानी कि PGA 3 PGA बनता है ना, फास्फोग्लिसरिक एसिड। वो कैसा होता है? 3 कार्बन उत्पाद है, इसीलिए इसको C3 चक्र भी कहते हैं। और इसके आपको पहले भी बता चुके हैं हम कि अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है? हरित लवक के स्ट्रोमा पार्ट में होती है। और इसमें क्या होता है, अवशोषित जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका अपचयन या स्थिरीकरण कार्बोहाइड्रेट में किया जाता है। फिक्सेशन होता है, स्वांगीकरण होता है, या अपचयन, ये तीनों प्रक्रियाएं हम कह सकते हैं। अब इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है, आपको पता है कि अपचयन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वो मिलती है NADPH2 से, है ना। NADPH2 ऊर्जा देकर के NADP में परिवर्तित हो जाता है, या और ATP जो है वो ऊर्जा देकर के ADP और इनऑर्गेनिक फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। तो भिन्न भिन्न हरे पादपों में कार्बन स्थिरीकरण की क्रिया जो है वो 3 विधियों से होती है। पहली आपको बता रहे हैं हम केल्विन बेंसन चक्र, दूसरी होती है हैच एंड स्लेक चक्र C4 चक्र जिसको कहते हैं, और तीसरी होती है क्रैसुलेशियन अम्ल उपापचय चक्र। अभी जो हम इस वीडियो में बात करेंगे, इस वीडियो में हम इसकी बात करेंगे, केल्विन बेंसन चक्र या C3 चक्र की बात करेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का, आपको पता है, कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन, है ना, इसकी खोज जो है। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट लिया C14, है ना, कार्बन का रेडियो एक्टिव तत्व लिया, और 2 शैवाल, आप ये शैवालों के नाम याद रखिएगा, क्लोरेला और सिनेडास्मस,
इन दोनों पे इन्होंने काम किया और इन्होंने देखा कि ये जो एक कोशीय शैवाल हैं, इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने इनके ऊपर इन्होंने रिसर्च की तो देखा कि इसका जो प्रथम प्रोडक्ट है वो बना फास्फोग्लिसरिक एसिड। यानी ये कैसा होता है, ये 3C कंपाउंड है, यानी 3 कार्बन कंपाउंड है ना, इसीलिए इसका नाम C3 चक्र रखा गया। इस कार्य के लिए कैल्विन और बेंसन को 1961 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। यहाँ पर मैं एक शॉर्ट में आपको पूरे चक्र में ये अभिक्रिया समझाऊंगी, बाद में हम इसका एक एक स्टेप करके समझेंगे। ये क्रिया शुरू होती है RUMP से, ठीक है, राइबोलोज 5 फॉस्फेट से शुरू होती है। मोनोफॉस्फेट M है, मोनोफॉस्फेट से शुरू होती है। 5 कार्बन श्रृंखला है ये, और इसके 6 अणु जो हैं इसमें पार्ट लेते हैं, ठीक है। ये जब क्रिया कर, ये जो है किसके द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, RUBP, ठीक है। किस अभिक्रिया, इनको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, इनको ऊर्जा मिलती है ATP से। ATP जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, 6D ADP और IP यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। फिर रुबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में, है ना, कार्बन, यहाँ पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, यहाँ फिक्सेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है ये Mg+ जो है इसकी आवश्यकता होती है। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, 3PGA में, जो क्या है, प्रथम स्थायी उत्पाद है ना। अब ये 3PGA किस में कन्वर्ट होएगा, ये एनर्जी किससे लेगा, एनर्जी लेगा ये NADPH2 से, ठीक है। NADPH2 किस में कन्वर्ट हो गया, NADP, क्योंकि इसने एनर्जी ले ली, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1,3-PGA में, ठीक है। फिर फास्फोग्लिसरोड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में अब यहाँ से जो एक फॉस्फेट जो है वो जो है वो जाकर के मिल जाता है H3PO4 बना लेता है, ठीक है। और फिर यहाँ पर एनर्जी गेन करके ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, 3PGAL में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो 3PGAL है, फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड बन जाता है। ये फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड जो है ये 2 पार्ट में अब कन्वर्ट हुआ। इसके जो 2 अणु हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलकर के और सुक्रोज का निर्माण, अपना जो फूड प्रोडक्ट है अपने जो प्लांट्स में वो सुक्रोज और स्टार्च के रूप में रहता है, ठीक है। और इसके जो 10 अणु हैं, 10 अणु जो हैं वो क्या क्रिया करते हैं ये अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये है कि ये 10 अणु जो है यहाँ पर एक 7C कंपाउंड बनाते हैं जो यहाँ पर अस्थायी होता है, जिसको कहते हैं स्यूडोहेप्टुलोज, और फिर ये वापस कहाँ जाकर के चले जाते हैं, RUMP में। तो इस तरह से ये पूरा चक्र चलता है ना। अब इसके अलग अलग हम एक इस चक्र के एक एक पार्ट की बात करेंगे कि किस तरह से ये क्रिया होती है। तो पहली क्रिया होती है इसमें राइबोलोज मोनोफॉस्फेट का फॉस्फोरिलीकरण, ठीक है। इसमें ये देखिए 3 क्रियाएं हो रही हैं, फास्फोरिलीकरण, कार्बोक्सिलीकरण और अपचयन, है ना। फास्फोरिलीकरण, कार्बोक्सिलीकरण और अपचयन। हालांकि इसमें फास्फोरिलीकरण 2 बार होता है, अपचयन होता है, और उसके बाद यहाँ पर जो क्रिया होती है यहाँ पर पुनर्योजन की क्रिया होती है, यानी वापस RUMP बनता है। तो ये एक एक क्रिया किस तरह से होती है, तो ये फास्फोरिलीकरण हुआ पहले राइबोलोज मोनोफॉस्फेट का, फिर राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट का कार्बोक्सिलीकरण होता है। तो ये पूरी क्या है, ये फास्फोरिलीकरण है, ये कार्बोक्सिलीकरण है, ठीक है। अब फिर मैंने आपको बताया था 2 बार होता है फास्फोरिलीकरण, तो फॉस्फोरिक एसिड जो होता है, ग्लिसरिक एसिड, फास्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है उसका फॉस्फोरिलीकरण होता है। फिर 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का अपचयन होता है। अब अपचयन क्रिया हो गई, ये अपचयन प्रावस्था हो गई। फिर हेक्सोज शर्करा का निर्माण होता है जो संश्लेषण प्रावस्था है। फिर जो छठी है वो पुनर्योजन की है, आपकी राइबोलोज 5 फास्फेट की पुनः उत्पत्ति, जिसको हम पुनर्योजन प्रावस्था कहते हैं। तो इस तरह से ये 6 प्रावस्थाएं अलग अलग बताई हुई हैं। इस छठी में भी 7 आपके स्टेप्स हैं, है ना। ये हम अलग से बात इसके अंत में पढ़ेंगे जो है ना। पहले हम कहाँ से शुरू करते हैं, पहले हम शुरू करते हैं राइबोलोज मोनोफॉस्फेट का फास्फोरिलीकरण से अपने बात शुरू करते हैं। तो अप्रकाशिक अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने वाले जो यौगिक हैं वो 5 कार्बन युक्त शर्करा, राइबोलोज 1,5
फॉस्फेट, जिसको RUBP हमने लिखा था। ठीक है, पहला तो ये आपका ये हो गया। अब इसका निर्माण राइबोलोज मोनोफॉस्फेट के फास्फोपेंटोकाइनेज एंजाइम, यानी आपका ये जो RUMP था, RUMP जो है ये किसकी उपस्थिति में, ये फास्फोपेंटाकाइनेज एंजाइम, इसकी उपस्थिति में यहाँ पर ये फास्फो एंजाइम आ जाएगा आपका, इसकी उपस्थिति में, और साथ में क्या है, ATP से ऊर्जा ले रहा है ना, ATP से ऊर्जा ये ले रहा है, ADP में कन्वर्ट हो रहा है। फिर एक अणु ग्लूकोज के निर्माण के लिए 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने के लिए 6 अणु राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी ये देखो 6 अणु राइबोलोज 5 फास्फेट फास्फोपेंटाकाइनेज की उपस्थिति में ATP से, ADP है ना, ऊर्जा किससे ले रहे हैं, ये ATP से ले रहे हैं, और क्या बना 6 राइबोलोज 1,5 फॉस्फेट। दूसरी क्रिया में क्या करता है, ये जो राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट बना है, इसका क्या होता है, कार्बोक्सिलीकरण होता है, यानी ये क्या करता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही की तरह कार्य करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ फिक्सेशन होता है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैग्नीज की उपस्थिति, और दूसरे यहाँ पर क्या होता है, जो एंजाइम होता है वो होता है रिबिस्को। कौन सा एंजाइम होता है, रिबिस्को, RUBISCO। ठीक है, तो राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट के 6 अणु कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में, ये आपका कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, इसकी उपस्थिति में 6 अणु हाइड्रोजन, माफ़ कीजिए 6 अणु H2O यानी जल, और 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके क्या बनाते हैं, ये 6 अणु आपके कार्बन डाइऑक्साइड और 6 अणु जल, और ये 6 अणु जो है राइबोलोज से क्या बनाते हैं, आपका 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल, जो कि एक प्रथम यहाँ पर स्थायी प्रोडक्ट है। 3C प्रथम स्थायी प्रोडक्ट है, और इसके कितने अणुओं का निर्माण होता है, इसके 12 अणुओं का यहाँ पर निर्माण होता है। तो ये सेकंड आपका सेकंड क्रिया ये हुई। अब इसके बाद फास्फोग्लिसरिक अम्ल का क्या होएगा, फास्फोरिलीकरण होएगा, यानी ये जो 3PGA है, इसके जो 12 अणु बने हैं, ये क्या करते हैं, फास्फोग्लिसरिक काइनेज की उपस्थिति में, और साथ में यहाँ पर किसके द्वारा ऊर्जा ले रहे हैं, ऊर्जा ले रहे हैं ये ATP से। ठीक है, 12 अणु ATP के ऊर्जा दे रहे हैं और 12 ADP में कन्वर्ट हो रहे हैं, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, 1,3 डाईफास्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, 1,3 डाईफास्फोग्लिसरिक एसिड के कितने अणुओं का निर्माण हो जाता है, 12 अणुओं का निर्माण हो जाता है। ठीक है, वो जो 3PGA बना था हमारा स्थायी उत्पाद, वो फास्फोग्लिसरिक काइनेज की उपस्थिति में साथ में ATP से ऊर्जा लेकर के प्रकाशिक है ना, ATP के 12 अणु जो प्रकाशिक अभिक्रिया में बनते हैं, उसका उपयोग करके क्या करते हैं, 1,3 डाईफास्फोग्लिसरिक एसिड के 12 अणुओं का निर्माण करते हैं। इसके बाद 1,3 डाईफास्फोग्लिसरिक एसिड का क्या होता है, अपचयन। अब यहाँ पे कौन सी अपचयन की अभिक्रिया हुई, तो 1,3 डाईफॉस्फेट के जो 12 अणु हैं, उनका होता है किसकी उपस्थिति में, ट्रायोज फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। ट्रायोफॉस्फेट, आपको ये याद रखने पड़ेंगे एंजाइम्स के नाम। ठीक है, ट्रायोज फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज क्यों, ये क्या करते हैं, ये उत्प्रेरक का काम करता है, और इसकी उपस्थिति में, और आपका यहाँ पर जो है आपके अपचयन शक्ति अभी तक जो थी वो थी हमारी ATP से मिल रहा था, है ना, यहाँ पर अपचयन शक्ति जो है वो किससे मिली है हमको, NADPH2 से, इसके 12 अणुओं द्वारा होता है, जिससे कि 3PGL के 12 अणुओं का निर्माण होता है। ये आपके 3PGL के 12 अणुओं का निर्माण हो गया। तो ये हमारी चौथी रिएक्शन। फिर 3-फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 12 अणुओं में से केवल 2 अणु, 12 अणुओं में से केवल 2 अणु, मैंने आपको बताया था जो PGAL अपना लिखा हुआ था, है ना, उसमें से केवल 2 अणु इसके, और इधर थे 10 अणु, 12 बने ना, तो 2 अणुओं ने तो क्या किया, 2 अणु जो थे वो क्या करते हैं, सुक्रोज अथवा स्टार्च के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं, है ना।
ग्लूकोज फ्रक्टोज के साथ मिलकर के सुक्रोज बना लेती है, तो सुक्रोज या स्टार्च के रूप में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो फूड जो है, जो पत्तियां फूड बनाती हैं, वो संचित रहता है। शेष 10 अणु पुनर्योजन जैव रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा 6 अणु राइबोलोज मोनोफॉस्फेट का निर्माण करते हैं। वापस से किसका निर्माण कर लेते हैं? ये 10 अणु मिलकर के। इसमें वो किस तरह से करते हैं वो हम पढ़ेंगे बाद में। ये RUMP बना लेते हैं, वापस RUMP बना लेते हैं ना, RUMP बना लेते हैं, ठीक है। ये पुनर्योजन क्रिया कहलाती है, पुनः क्रिया। अब ये RUMP वापस से क्या करती है? वही केल्विन चक्र का दोहराती है ना। इस तरह से ये चक्र चलता रहता है। हेक्सोज शर्करा का निर्माण होता है संश्लेषण प्रावस्था जिसको कहते हैं। अपचयन प्रावस्था में निर्मित 12 अणु फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड में 2 अणु, अभी आपको बता दिया हमने, ग्लूकोज का 1 अणु बनाते हैं, ठीक है। 3-PGAL, ठीक है। फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड फास्फोट्रायोज आइसोमरेज की आइसोमरेजन की क्रिया होती है। आइसोमरेज की में क्या कर बनाते हैं? ये 3-डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनाते हैं, 3DHAP बनाते हैं। फिर 3-फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड का एक जो अणु होता है वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट यानी DHAP जो होता है उसके साथ मिलकर के एल्डोलेज की उपस्थिति में फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का एक अणु बनाते हैं। इसके बाद जो क्रिया होगी वो पुनर्योजन की क्रिया होगी। अब ये आगे क्रिया कैसे करेंगे? फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट फास्फेटेज की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाते हैं, जिसमें से कि एक फॉस्फेट क्या कर लेता है? 3H3PO4 बना लेता है, ठीक है। एक फॉस्फेट निकल करके 1,6 था ना, डाइफॉस्फेट थे, 2 फॉस्फेट थे, दोनों में से एक तो बना लेता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, एक निकल करके क्या बना लेता है? H3PO4। अब H3PO4 बना लेता है, ठीक है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना लेता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या करता है? पानी के साथ मिलकर के ग्लूकोज और H3PO4 का निर्माण करता है। ये सारी क्रियाएं जो हैं श्वसन के जो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया है उसके विपरीत क्रम होने के कारण ग्लाइकोलाइटिक उत्क्रमण इनको कहा जाता है। ये ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया से बिल्कुल कैसी है? विपरीत क्रम में है ना। उसमें ये विपरीत क्रम में चलता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? उत्क्रमण भी कहा जाता है। अब क्या होगा? अब RUMP का पुनर्योजन यानी पुनः निर्माण होगा। वो किस तरह से होगा? केल्विन बेंसन चक्र के प्रारंभ में 6 अणु राइबोलोज बाइफॉस्फेट वायुमंडल से 6 अणु CO2 ग्रहण करके 12 अणु PGA बनाते हैं, ठीक है। ये PGA बना यहाँ पर। अब 5 राइबोलोज बाइफॉस्फेट का निर्माण राइबोलोज 5 फॉस्फेट से फास्फोरिलीकरण क्रिया द्वारा होता है, 1,5 राइबोलोज बाइफॉस्फेट का। अतः चक्र निरंतरता के लिए प्रत्येक चक्र के अंत में 5 राइबोलोज मोनोफॉस्फेट का उत्पन्न होना ज़रूरी है। अगर ये चक्र हमें चलाते रहना है या अगर ये चक्र चलता नहीं रहेगा तो C3 साइकिल चल नहीं पाएगी। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए RUMP का होना वापस बनना ज़रूरी है। तो 3-PGAL के जो 10 अणुओं को द्वारा विभिन्न जैव रासायनिक जो क्रियाएं हैं उनसे क्या होता है? उनसे RUMP के 6 अणुओं का निर्माण होता है। ये किस तरह से होता है? इसको एक एक क्रिया में, जैसे ये PGAL बना था। अब इस PGAL में आपको पता है 10 अणु थे, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं 2 2 4 4 8 और 2 10, ठीक है। ये हमारे बने, ये PGAL है, ठीक है। अब क्या होता है? ये जो 4 अणु हैं, ये 4 अणु जो हैं ये किससे मिल जाते हैं? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का निर्माण करते हैं। ये क्या करते हैं? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का निर्माण करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का निर्माण होता है। उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का निर्माण होता है और एक फॉस्फेट H3PO4 बना लेती है। फिर जाइलोलोज फॉस्फेट और इरिथ्रोज फॉस्फेट का निर्माण होता है। फिर सीडोहेप्टुलोज 1,7 डाइफॉस्फेट का निर्माण होता है। फिर अगली अभिक्रिया में राइबोज 5 फॉस्फेट
और जाइलोज 5 फॉस्फेट का निर्माण होता है। इन सब अभिक्रियाओं में और 6 अणु जाइलोज 5 फॉस्फेट का निर्माण फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का निर्माण, लास्ट में RUMP का निर्माण हो जाता है। कैसे? सबसे पहले जो क्रिया थी जो मैंने आपको बताया था कि PGAL के 2, 2, 4 और 2। अब ये जो 4 अणु हैं, इन 4 अणुओं ने क्या किया, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज की उपस्थिति में किसमें बदल गए, DHAP में बदल गए। ठीक है, यानी डाई हाइड्रोक्सी स्टोन फॉस्फेट का निर्माण इन्होंने कर लिया 4 अणुओं का। 4 अणुओं से ये 4 अणु इसके बन गए। फिर फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का निर्माण होगा। ये जो DHAP है ना, इसने PGL के अणु से मिलकर के क्या किया, 2 अणुओं से मिलकर के, है ना, 2 अणुओं से ये मिलकर के क्या, एल्डोलेज की उपस्थिति में इसने क्या बनाया, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। ठीक है, पहली क्रिया में 4 ने मिलकर के तो बनाया था DHAP, है ना, DHAP। ठीक है, ये 2 इधर रहेगा, ये 2 इधर रहेगा, ये 2 इधर रहेगा। ये मैं दोबारा इसलिए लिख रही हूँ, आपको ध्यान रहे। ठीक है, अब इसके 2 अणु DHAP और 1-2 अणु और लिख लेते हैं अपन DHAP। ठीक है, इस तरह से। तो ये 2 अणुओं ने तो मिलकर के क्या किया, 3PGAL के साथ मिलकर के क्या बना लिया, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बना लिया। किसकी उपस्थिति में, एल्डोलेज की उपस्थिति में। ठीक, क्या बन गया, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। आप अगर इसी तरह से अगर पॉइंट्स में लिखेंगे इसको तो आपको ध्यान भी रहेगा, याद भी रहेगा और आप समझ भी पाएंगे इसको। ठीक है, तो सेकंड में हमने देखा कि ये जो 4 अणुओं ने PGL के क्या बनाया था, DHAP बनाया था, है ना, 4 DHAP के अणु बनाए थे। वो 2 अणु कहाँ काम आ गए, इस PGAL के साथ उन्होंने वापस क्या किया, 2 अणुओं के साथ, है ना, यानी इन 2 अणुओं के साथ इन्होंने क्या किया, मान लो इन 2 अणु के साथ, तो ये 6 हो गए ना, 6 काम में आ गए आपके। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इसके साथ 2 के साथ मिलकर के और क्या बना लिया, 1,6 फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। ठीक है, डाइफॉस्फेट बना लिया, इसके 2 अणु बना लिए इन्होंने। ठीक, अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का निर्माण होगा, यानी 1 फॉस्फेट निकल जाएगा। तो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का क्या होगा, अपघटन होगा, जल अपघटन होगा। जल अपघटन द्वारा फॉस्फेट एंजाइम, फॉस्फेट इज एंजाइम की, फॉस्फेटेज ये अलग अलग हो गया, ये वैसे फॉस्फेटेज है ये, है ना, फॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना और जो जो P था, एक फॉस्फेट था, वो क्या बना लिया उसने, H3PO4 बना लिया। ठीक है, अब ये फ्रक्टोज 1,6 इसके जो 2 अणु हैं उन्होंने पानी के अपघटन में, जल अपघटन की क्रिया से फॉस्फेटेज की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का निर्माण किया। अब ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट क्या करेगा, जाइलोलोज वायरोज। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, इसके 2 अणु बने और PGAL के 2 अणु, यानी अब क्या हुआ, PGAL के 4 अणुओं ने तो बनाया था आपका 4 अणु तो इधर काम में आ गए थे और 2 अणुओं ने, ये 2 अणु इधर काम में आ गए थे ना आपके। अब बच्चे ये 2 अणु और ये 2 अणु। अब जो ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, अब यहाँ पर PGAL के ये जो 2 अणु हैं ये किससे मिल जाएंगे, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से। ठीक है, ये इससे मिल जाएंगे। इससे पहले एक बार क्रिया और वापस दोहरा दें आपकी, यहाँ पर ये देखिए इन्होंने मिलकर के DHAP बना लिया था। ठीक है, DHAP। अब ये 2 अणु जो हैं इन्होंने मिलकर के क्या किया, इन 2 अणुओं ने PGAL के 2 अणुओं से, ये वाले 2 अणुओं से मिलकर के क्या बनाया, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। अब DHAP और ये 2, अब यानी अभी तो 2 DHAP भी बचा हुआ है अपने पास। ठीक है, और 4 ये भी बचे हुए हैं। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसके 2 अणु जो PGAL के 2 अणुओं ने मिलकर के, यहाँ तो इन्होंने तो DHAP बना लिया था, DHAP बना लिए थे 4 अणु, जिसमें से दो जो अणु हैं वो 2 DHAP के अणुओं ने
Ap के अणुओं ने इसके साथ मिल लिए, ये इसके साथ मिल लिए थे, है ना। अब ये जो दो हैं ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ मिल करके ट्रांसकीटोलेज के उपस्थिति में 2 ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट और 2 अणु इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट के बना लेते हैं। अब सीडोहेप्टुलोज 1,7 डाइफॉस्फेट का निर्माण होता है। कैसे होता है? अब जो दो बचे हुए थे DHAP के अणु, ठीक है, दो तो काम आ गए थे। ये देखिए यहाँ पर ये 2 अणु तो यहाँ काम आ गए थे DHAP के, 2 अणु ये बचे हुए हैं अपने पास। अब ये 2 अणु क्या करेंगे? अब ये 2 अणु इरिथ्रोज फॉस्फेट के 2 अणुओं के साथ क्रिया करेंगे। किसकी उपस्थिति में? ट्रांस एल्डोलेज की उपस्थिति में। और क्या बनाएंगे? सूडोहेप्टुलोज 1,7 डाइफॉस्फेट का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया में ये जो सूडोहेप्टुलोज 1,7 डाइफॉस्फेट है, फॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में जल योजन क्रिया द्वारा 2 अणु फास्फोरिक एसिड और सूडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट का निर्माण करते हैं। ठीक है, 2 अणु किसके बनाते हैं? ये 2 अणु तो बनाते हैं ये आपके फास्फोरिक एसिड के, है ना, और बाकी 2 अणु सूडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट का ये निर्माण करते हैं। ठीक है, इरिथ्रोज के 4 बचे हुए NADPH2 के 2 से अभिक्रिया करके। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई? ये देखिए, ये सूडोहेप्टुलोज 1,7 डाइफॉस्फेट फॉस्फेटेज की उपस्थिति में अब किस में बदल जाएगा? यहाँ एक फॉस्फेट तो कहाँ चला गया? पानी के साथ क्रिया करके H3PO4 बना दिया एक फॉस्फेट ने, और दूसरा जो है वो सूडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट का निर्माण करता है। और अब राइबोलोज 5 फॉस्फेट और ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट का निर्माण होगा। अब बचे हुए कितने हैं आपके? 2 अणु बचे हुए हैं अभी भी, इसके 3PGAL के अभी भी 2 अणु बचे हुए हैं आपके। ये देखिए इस क्रिया में यहाँ ये काम में आ गए, ये काम में, ये काम यहाँ पे आ गए थे, यहाँ पे ये भी काम में आ गए। ठीक है, अब ये 2 बचे हुए हैं अभी अपने पास, ये 2 अणु अभी भी बचे हुए हैं। तो अब ये जो 2 अणु हैं ये कहाँ काम आएंगे? ये यहाँ काम आएंगे। और अब यहाँ पर ये काम आएंगे। अब ये सूडोहेप्टुलोज 7 जो फॉस्फेट है उसके साथ क्रिया करके ट्रांसकीटोलेज की उपस्थिति में क्या बना रहे हैं? राइबोलोज 5 फॉस्फेट और साथ में ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई? इस अभिक्रिया में जो बचे आपके ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट बने और 2 अणु किसके बने थे? राइबोलोज 5 फॉस्फेट के। ठीक है, अब ये निम्न क्रिया करके क्या करते हैं, यानी ये वाली क्रियाएं करके फास्फोपेंटो आइसोमरेज, आइसोमरेशन की क्रिया होती है, उससे क्या बना लेते हैं? राइबोलोज 5 फॉस्फेट बना लेते हैं। यानी कि आपका क्या बन गया यहाँ पर? RUMP बन गया। इसके 2 अणु इससे बने और ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट जो है फास्फोपेंटा एपिमरेज की उपस्थिति में भी क्या बना लेता है? राइबोलोज 5 फॉस्फेट। तो 2 अणु यहाँ बने, 4 अणु यहाँ बने, तो यानी हमारे पास फिर कितने आ गए? 6 RUMP वापस हमारे पास हमको प्राप्त हो गए। और इसी से ही फिर क्या होगी? वापस केल्विन साइकिल शुरू हो जाएगी। यानी ये फिर RUDP लेगा, फिर RUDP से PGA बनेगा, फिर PGA से PGAL बनेगा, है ना। इस तरह से ये क्रिया जो है पूरी चलती रहेगी। आशा है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, है ना। थोड़ा सा आप वापस से इसको वीडियो को पीछे ले जा करके और सारी चीज़ें देखेंगे कि किस तरह से मैंने बताया था कि आपको PGAL के जो ये अणु हैं किस तरह से ये अणु कार्य करते हैं। आप ये चीज़ याद रख लेंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा कि इससे जो है इन्होंने क्रिया करके क्या बनाया, इस 2 ने फिर आगे क्रिया की, ठीक है, फिर इसने वापस क्रिया की। तो ये इस तरह से एक एक क्रिया को अगर आप देखेंगे वापस तो आपको समझ आ जाएगा। आप एक एक पॉइंट से चलिएगा। अब हम वही आपके असाइनमेंट के प्रश्न, C3 चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद कौन सा है और केल्विन और बेंसन ने किस शैवाल पर अपना प्रयोग किया था, और C3 चक्र किन वैज्ञानिकों ने दिया था। ये माफ़ कीजिए, ये गलती से आ गया है। प्रश्न हमारा यही है, केल्विन और बेंसन ने किस शैवाल पर अपना प्रयोग
किया था, तो आपको इनके नाम लिखने हैं। कैल्विन और बेंसन ने जो जिन सवालों पर कार्य किया था वो नाम लिखने हैं। और हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।